जिस तरह हम ये कहते हैं जी कि मुसलमानों में इत्तेफाक नहीं है, इस्लामिक ममालिक जो हैं वो एक दूसरे के साथ फ़लस्तीन के मामले पे उनका एक मुश्तरका मौक़िफ़ नहीं है, तो इसलिए फ़लस्तीनियों को बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन इंटेलिजेंस जब मोसाद और अमेरिका के पास है, जिसके बलबूते पे ये वो दावा कर रहे हैं ईरान ने डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो फिर जायज है कि भारत के हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी से वो संपर्क करें, जॉइंटली हम तीनों बैठ के इसके नतीजे, क्योंकि भारत का ऐसा इमेज है कि पूरा इंडियन ओशन रीजन का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हम है। ओशन, सो वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी हैं। इट मीन्स कि वो कंप्लीट सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। सो इट मीन्स कि इंडिया उन पे हमला भी करने जा रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? और इससे कई लोगों का ये भी इंप्रेशन है कि इंडिया के जो 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 जिसे कहते हैं ना, फैल गया है, फुटप्रिंट्स भी फैलेंगे और उनका मिला है। लेकिन इसको कहा जाएगा कि भारत इज फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। दूसरे लफ्जों में अगर उर्दू में कहा जाए तो वो कहते हैं जब हुस्न आता है तो नजाकत खुद ही आ जाती है, जब पैसा आ जाता है तो फिर बंदा मसल फ्लेक्स करता है, दुनिया को बताता है कि वी आर स्ट्रांग नाउ, वी आर स्ट्रांग। जिसने भी करा होगा, इसका मतलब कोई ना कोई अभी किसी ना किसी की मार लगने वाली है सॉलिड, और कुछ दिनों में लग जाएगी, और भयंकर मार लगने वाली है। क्योंकि अगर राजनाथ सिंह जी ने बोला है, ऐसे खुल के बोला है कि निकाल देंगे, तो इसका मतलब निकालेंगे ये लोग, और कोई ना कोई जाने वाला है इस दुनिया में। भारत अभी तक सामरिक दृष्टि से अपनी सीमाओं को ही सुरक्षा प्रदान करने में लगा हुआ था, लेकिन अब भारत के सामरिक शक्ति को पूरी दुनिया पहचानने लगी है। इसलिए रेड सी में जब इजराइल और अमेरिका दोनों विफल हुए और हूती बागियों द्वारा किए जा रहे लगातार कमर्शियल शिप्स पर आक्रमण को रोक नहीं पाए, तो दोनों देशों की खुफिया एजेंसी सीआईए और मोसाद भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के शरण में आए हैं, और तीनों खुफिया एजेंसी मिलकर रेड सी में हूती बागियों पर नकेल कसने जा रहे हैं। आगे की कहानी सुनते हैं। इंटेलिजेंस जब मोसाद और अमेरिका के पास है, जिसके बलबूते पे ये वो दावा कर रहे हैं ईरान ने डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो फिर जायज है कि भारत के हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी से वो संपर्क करें, जॉइंटली हम तीनों बैठ के इसके, क्योंकि भारत का ऐसा इमेज है कि पूरा इंडियन ओशन रीजन का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हम है। अमेरिका तो बहुत दूर से आना है उनको, मगर हम यही बैठे हैं, हम यहां बैठे हैं और हमारी चौकट के ऊपर आके कोई अटैक होता है तो हम कैसे चुप बैठ सकते हैं? भारत ने ऑलरेडी दो हमारी नेवी शिप्स वहां डिप्लॉय किए थे, आईएनएस कोची और आईएनएस कोलकाता। फिर इस वहां की सिक्योरिटी सिचुएशन देखते हुए हमने तीसरे भी वहां भेजा है, आईएनएस मर्मगोवा भी वहां भेजा है हमने। अब इस खतरे को देखते हुए अमेरिका ने, यूएस ने एक कोएलिशन 10 देशों का एक गुट बना के वहां सिक्योरिटी गश्ती लगा रहे हैं। उनके शिप्स जो है वो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन वहां गश्ती लगा के, जो मर्चेंट नेवीज हो जो वहां से गुजर के जाते हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए वहां ये लोग तैनात हैं। भारत उस गुट में ज्वाइन नहीं किया है, हम अलग से हमारी 3 शिप ओशन, सो वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी हैं। इट मीन्स कि वो कंप्लीट सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। सो इट मीन्स कि इंडिया उन पे हमला भी करने जा रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? और इससे कई लोगों का ये भी इंप्रेशन है कि इंडिया के जो 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 जिसे कहते हैं ना, फैल गया है, फुटप्रिंट्स भी फैलेंगे और उनका मिला है। लेकिन इसको कहा जाएगा कि भारत इज फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। दूसरे लफ्जों में अगर उर्दू में कहा जाए तो वो कहते हैं जब हुस्न आता है तो नजाकत खुद ही आ जाती है, जब पैसा आ जाता है तो फिर बंदा मसल फ्लेक्स करता है, दुनिया को बताता है कि वी आर स्ट्रांग नाउ, वी आर स्ट्रांग। तो उसमें सिर्फ ये पहला वाक्य नहीं है, इसमें यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा। पहला वाक्य मैं समझता हूं कि पहली दफा जब टोनी बिल्कन और डॉक्टर जयशंकर साहब इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि अमेरिका शुड नॉट बी द सोल, इट्स नॉट द सोल पावर एनीमोर, वो सोल, अब दूसरी भी पावर्स मौजूद है। दूसरा फिर उनका इंडिपेंडेंट डिसीजन ये था कि उन्होंने खुल के यूक्रेन की सपोर्ट नहीं की, उन्होंने बैलेंस किया रशिया के साथ। जो अमेरिका समझता था कि वी इंडिया इज इन आवर पॉकेट नाउ, तो उसका वो उन्होंने जवाब दिया। फिर उसके बाद गाजा का खासकर उसके ऊपर भारत ने अपना स्टैंड अलग रखा उसमें। तीसरा जब रेड सी के अंदर वाकया आया तो फिर उन्होंने वो 10 लोगों का जो एक अलायंस बना उसमें भी उसको ज्वाइन ना किया, बल्कि अपने वो आईएनएस कलकत्ता और आईएनएस कोची को भेजा यमन में,
और यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि यमन के अंदर मोर देन 20,000 भारतीय एक्सपर्ट्स वहां पे मौजूद हैं। आज जो वाकया आया है उसको साथ ना सिर्फ उन्होंने ये वाकया कहा है कि समुद्र की डेप्थ तक जाएंगे, बल्कि उन्होंने अपना तीसरा INS जो शिप है उसको भी, मोरंगो जो उसको भी डिप्लॉयड कर दिया है इसी मकसद के लिए कि जो भारत की अपनी ट्रेड रूट्स हैं या जो शिप्स आ रहे हैं भारत की प्रोडक्ट्स लेकर, उनको वो पता लगा वहां पे INS अरिहंत घूम रही है आसपास, पता लगा विक्रांत घूम रहा है INS, कुछ नहीं पता। यहां पे जो इन्होंने बोला है कि समुद्र की गहराई से निकाल देंगे उसको, जिसने भी करा होगा, इसका मतलब कोई ना कोई अभी किसी ना किसी की मार लगने वाली है सॉलिड, और कुछ दिनों में लग जाएगी, और भयंकर मार लगने वाली है। क्योंकि अगर राजनाथ सिंह जी ने बोला है, ऐसे खुल के बोला है कि निकाल देंगे, तो इसका मतलब निकालेंगे ये लोग, और कोई ना कोई जाने वाला है इस दुनिया से। और आप ऐसे नहीं कर सकते कि बात ये नहीं है कि ये कैंप प्लूटो हमारा जहाज था कि नहीं था, दैट्स नॉट द पॉइंट। ये इंडियन इकोनॉमिक जोन में था, जो हमारा पानी है, इन आर वाटर्स इट वॉज देयर, जो हमारा इलाका उसमें था। आप हमारे इलाके में ड्रोन मार देंगे और इंडिया चुपचाप बैठ जाएगा। ये ढूंढने में निकल गए हैं, और ये मिलते ही ये कबाड़ा होने वाला है। जिन लोगों ने करा था, आज आप मेरा वीडियो सेव कर लीजिए दोस्तों, इनको मार पड़ने वाली है सॉलिड। हमारे सिक्योरिटी ऑपरेटर जो है वो चौंक गया, क्योंकि आपके चौकट के सामने ये अटैक हुआ है। 217 किलोमीटर कोई बड़ी बात नहीं है। ये कहीं से भी आया हो, चाहे वो यमन से आया हो या जैसे USA और इजराइल क्लेम कर रहे हैं ये अटैक ईरान से आया है, कहीं से भी आया हो, कम से कम 400-500-600 किलोमीटर दूर से आके वो मार के गया। मतलब जब 600 किलोमीटर आया, 100 किलोमीटर और आना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर, हमारी शिप्स के ऊपर, हमारी नेवल फ्रिगेट्स के ऊपर, हमारी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर भी अटैक हो सकता है। तो ये खतरा हमारे लिए बहुत डेंजरस हो गया है। तो हमारी रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट तो बहुत सख्त लफ्जों में वो कहा था, जब INS इम्फाल का वो उद्घाटन कर रहे थे, उस समय उनका स्टेटमेंट था कि हम समुद्र के गहराई में भी जाके इनको पकड़ेंगे। भारत जिस तरह आर्थिक रूप से अपने को मजबूत बना रहा है, उसका प्रभाव अब धीरे धीरे भारत के सुरक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के सेक्टर में भी दिखने लगा है। हालांकि डिफेंस के सेक्टर में अभी भी हम बहुत सारे मामलों में रूस, फ्रांस, अमेरिका आदि के अधीन हैं, यानी उनसे हमें मदद मिलते रहता है। लेकिन मेड इन इंडिया कार्यक्रम के तहत जो भारत ने अपना कार्यक्रम शुरू किया है और रक्षा के क्षेत्र में सेल्फ डिपेंडेंट बनने का जो कार्यक्रम शुरू किया है, उससे लगता है कि अब भारत की आर्थिक क्षमता के साथ साथ सामरिक क्षमता में कई गुना वृद्धि देखने को मिल रही है। अगर हम रूस और अमेरिका पर डिपेंडेंट रहते तो आज के दिन हम किसी भी ठौर ठिकाने पर नहीं रहते, क्योंकि रूस तो खुद ही यूक्रेन के युद्ध में फंसकर अपने सारे हथियारों को उसमें लगा चुका है। अमेरिका यूक्रेन को दे रहा है, फिर अभी इजराइल को दे रहा है। अगर खुदा न खास्ता तीसरा फ्रंट खुल गया और चीन ताइवान का हो गया, तो फिर अमेरिका के पास तो देने के लिए कुछ बच ही नहीं जाएगा। इसके अलावा भी अमेरिका कई देशों की, जिसमें जर्मनी और जापान है, उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। फिर कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जहां पर अमेरिका ने अपने सामरिक बेस बनाए हुए हैं। अगर उन देशों में भी शिया सुन्नी के नाम पर या हूती बागियों द्वारा या फिर हिजबुल्लाह द्वारा कोई अटैक किया जाता है, तो फिर अमेरिका किसे सुरक्षा प्रदान करेगा। ऐसी स्थिति में भारत ही एक ऐसा देश है जो स्वावलंबी है और अभी तक किसी भी पचड़े में नहीं फंसा हुआ है। लेकिन रेड सी में चूंकि पूरी दुनिया से व्यापार का आवागमन हो रहा है, यह पूरी मानवता के कल्याण के लिए है, क्योंकि उसमें व्यापार रुक गया तो पूरी दुनिया में महंगाई तो बढ़ेगी ही, और विश्व की अर्थव्यवस्था जो अभी मंदी का शिकार है और मंदी की ओर जाएगी, तो दुनिया में और भुखमरी और तबाही मचेगी। इसलिए मानवता को ध्यान में रखते हुए और साथ ही अपना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामरिक दबदबा कायम करने के लिए भारत ने जो तिनकोणीय अमेरिका की खुफिया एजेंसी, इजराइल की खुफिया एजेंसी और भारत की खुफिया एजेंसी ने मिलकर जो त्रिकोण बनाया है, उससे पूरे विश्व को फायदा होने जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।